हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को प्यार भरा शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जो भी हमारे भाई अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। दोस्तों, मैं हर रोज़ अपने चैनल पर एक बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के सेट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो आज सेट नंबर 5 होगी। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ करके LPCPT 2 की तैयारी का एक अच्छा सा मुकाम हासिल कर सकते हैं। ये जो मैं डिस्कशन करवाता हूँ SK झा सर के बुक से डिस्कशन हर रोज़ करवाता हूँ। लगभग 50 प्रश्नों का अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होती है, जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण होती है प्रश्नों के हिसाब से। चलिए तो शुरुआत करते हैं फटाफट। सीधी बात, नो बकवास के साथ में। प्रश्न संख्या 1, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों, संवेग जो होता है दोस्तों आपका द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है दोस्तों। तो संवेग का होता है दोस्तों किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 2, जी का मान किसने ज्ञात किया था? दोस्तों, जी जो होता है मतलब सार्वत्रिक नियतांक जो होता है उसका मान किसने ज्ञात किया था दोस्तों? तो हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। कहता है पानी 42 मीटर की ऊंचाई से ज़मीन पर गिरता है। यह स्थिति ऊर्जा कहानी 1/2 ऊष्मा में परिवर्तित हो जाए तो पानी के ताप में कितनी वृद्धि हो जाएगी? दोस्तों, ये आपका 205.8 डिग्री सेल्सियस इसमें आपका वृद्धि हो जाएगी ताप में दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ये सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 4, परिपथ में धारा का मान पूछ रहा है दोस्तों। धारा जो है दोस्तों आपका ये ओम के नियम से निकाले जाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आपका जो श्रेणी क्रम में है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और जो समानांतर क्रम में है वो आपका समानांतर क्रम में जोड़े जाएंगे दोस्तों। तो इस तरह से आपका पहले हम देख लेंगे कि ये 3 ओम 6 ओम हो जाएंगे और 1/6 जो 1/3 तो 2 ओम हो जाएंगे इसका कुल प्रतिरोध। और उसके बाद 2 वोल्ट हो जाएगा। तो आई का मान हो जाएगा दोस्तों 2/2, इसलिए 1 एम्पियर हो जाएगा दोस्तों इसका आई का मान। तो ऑप्शन नंबर है आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 5, एक पिंड पहले 20 मीटर की दूरी 6 सेकंड में तय करता है, फिर अगले 30 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय वस्तु की औसत गति पूछ रहा है दोस्तों। औसत गति होता है दोस्तों आपका कुल दूरी बटा कुल समय, औसत दूरी का। तो 20 30 50 हो जाएगा और 6 4 10 सेकंड हो जाएगा दोस्तों। तो आपका वस्तु की औसत गति जो हो जाएगा दोस्तों आपका 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऐसे भी देखेंगे दोस्तों तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है आपका ये मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर हो गया दोस्तों। ये तो गति का मतलब सूचक है ही नहीं। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो हो गया दोस्तों ये त्वरण का इकाई है। और मीटर इंटू सेकंड जो है दोस्तों आपका ये भी आपका कोई इकाई नहीं है। मीटर प्रति सेकंड जो होता है आपका वेग का वेग या चाल की इकाई होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 6, यदि एक चक्र की गति दोगुनी हो जाती है तब उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? अगर चक्र की गति दोगुनी हो जाएगी दोस्तों तो उसकी गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी दोस्तों आपको 4 गुनी हो जाएगी। कल ही बताया था मैंने कि गति के वर्ग हो जाती है तो 2v हो जाएगा, तो ये 4 गुनी हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 7, किसी निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर सीधे ... के अनुपातिक होता है दोस्तों। संवेग में जो परिवर्तन की दर होती है दोस्तों वो बल के बराबर हो जाती है। तो संवेग में जो परिवर्तन होता है आपका बल के बराबर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। एक कण की स्थिति x t के सापेक्ष निम्न समीकरण द्वारा परिवर्तित होता है दोस्तों। 2 सेकंड बाद उसका त्वरण ज्ञात करना है दोस्तों। 2 सेकंड बाद त्वरण ज्ञात करना है तो उसमें आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों 2 इंटू कोष्ठ में ब्रैकेट में a-6b आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 9, किसी पदार्थ के 3.5 ग्राम
किलोग्राम द्रव्यमान का तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस है 350 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या होएगा दोस्तों? आवश्यक जो ऊर्जा की क्यू MS क्यू बराबर MS छिट्टा हो जाती है दोस्तों, M हो जाएगा, एस आपका 4.2 जूल हो जाएगा इंटू और 320 हो जाएगा दोस्तों। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,46,500 जूल कुल टोटल ऊर्जा निकल जाएगी दोस्तों। इसे ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 10, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति के साथ किसी पिंड की गति का कहा जाता है। वृत्ताकार पथ में जब दोस्तों वह गति करेगी तो एक समान, और गति स्थिर रहेगी तो एक समान स्थिर गति हो जाएगी दोस्तों। अगर वो केवल वृत्ताकार पथ पर घूम रही होती तो उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 10 का। प्रश्न संख्या 11, चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है दोस्तों? कल भी उत्तोलक का एक प्रश्न आया था, आज भी उत्तोलक का एक प्रश्न आया है दोस्तों। तो उत्तोलक काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, खास करके LP CBT 2 के बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो आपका उत्तोलक जो है दोस्तों, चिमटा जो है दोस्तों आपका तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है, क्योंकि हम इसमें बीच में प्रयास रखते हैं तब जाकर के हम चिमटा से रोटी या किसी सामान को उठा पाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक दोस्तों आपका जो होता है जिसमें फलक्रम बीच में होता है वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाता है। तो ऑप्शन आपका डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है तराजू। प्रश्न संख्या 13, 15 मीटर लंबे तथा 2 मीटर ऊंचे अनंत समतल पर यह पाया गया कि 20 किलोग्राम का एक फोर्स जो प्लेन में समानांतर कार्य कर रहा है 120 किलोमीटर भार को थोड़ा सा खिसकाता है, यांत्रिक लाभ और वेग अनुपात कितना हो जाता है दोस्तों? इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी सही 2 हो जाएगा। यांत्रिक लाभ वेग अनुपात 3.5 हो जाएगा तथा मशीन की दक्षता जो हो जाएगा आपको दोस्तों 50% हो जाती है दोस्तों। आदर्श मशीन की दक्षता जो होती है दोस्तों आपका 100% से कम होती है दोस्तों। दक्षता कैसे निकालते हैं हम आपको? आउटपुट बटा इनपुट इंटू 100 बराबर दक्षता का परसेंटेज हो जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या आपका 14, प्रश्न संख्या 14 कहता है एक गतिपालक का कोणीय वेग 60 रेडियस प्रति मीटर से 360 रेडियस प्रति मीटर करने के 488 जूल ऊर्जा खर्च होती है। गति प्लाव का जड़त्व अघूर्ण क्या हो जाए? जड़त्व अघूर्ण बराबर क्या होता है दोस्तों? बल इंटू बल अघूर्ण जो होता है बल गुना बल भुजा हो जाता है दोस्तों। तो ये जड़त्व अघूर्ण जो पूछा है दोस्तों आपका 0.7 किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों आपका जड़त्व अघूर्ण दोस्तों आपका। प्रश्न संख्या 15, 5 kg भार की वस्तु को 4 मीटर उठाया जाता है, उस पर वस्तु पर लगने वाला कार्य का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? तो आपका दोस्तों इसको निकालना P बराबर mgh के हिसाब से निकाल देंगे। तो m का मान 5, g का मान 10 और इसका मान 4। तो जो 5 चौका 20 और यहाँ का 200 जूल हो जाएगा दोस्तों। लेकिन ये क्या ऊंचाई तक उठा रहा है दोस्तों, तो ऋणात्मक जी हो जाएगा, तो आपका 200 जूल माइनस में हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगर वो नीचे की ओर कार्य होती तो आपका धनात्मक, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अगर काम कर रही है, गुरुत्व के विरुद्ध अगर काम हो रही है तो ऋणात्मक काम होती है और ऐसे धनात्मक काम होती है दोस्तों। प्रश्न संख्या 16, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन का वस्तु में निहित ऊर्जा जो होती है दोस्तों आपका स्थिति ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 17, यदि एक वस्तु का गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना है तो इसका रेखीय संवेग कितना हो जाएगा दोस्तों? तो रूट अंदर गतिज ऊर्जा कर देंगे तो आपका 16 गुना हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ग्रीष्मकाल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर परिघटना के कारण ठंडा हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आपका ये जो होता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर आपका डी वाष्पीकरण की घटना के कारण ये आपका घड़े का पानी ठंडा हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 19, ठंडे क्षेत्रों में जहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस किसान अपनी फसल को नुकसान से बचाने के लिए खेतों को पानी से भर देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं दोस्तों, उसकी जो मिट्टी के अंदर जो केशिकात्व की क्रिया हुई है वो टूट जाएगी और जो ज़मीन के अंदर जो नमी बनी हुई है वह नमी बाहर नहीं निकल पाएगी और काफ़ी दिन तक हमारे खेतों में नमी बनी रहेगी दोस्तों। तो जल की विशिष्ट उष्माधारिता अधिक होती है
ऐसे भी कह सकते हैं। इसी कारण से रेडिएटर में भी प्रयोग करते हैं, लेकिन वो केशिकाओं की क्रिया को तोड़ने के लिए ऐसा क्रिया किया जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 20, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है दोस्तों? काली जो सतह होती है दोस्तों, ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होती है दोस्तों, मतलब ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21 आपका कह रहा है डॉट है सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है दोस्तों। पराबैंगनी विकिरण जो है दोस्तों सूर्य द्वारा हानिकारक विकिरण है, क्योंकि यह हमारा चर्म रोग पैदा करने वाली यह है। और पराबैंगनी किरण इसलिए धरती पर आ रही है क्योंकि ओजोन परत में दिन प्रतिदिन क्षय होता जा रहा है। जो हम CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके कारण से पराबैंगनी ओजोन परत में क्षय हो रही है, जिससे पराबैंगनी किरण की अधिक मात्रा इस समय धरातल के समीप वायुमंडल में आ रही है, जिससे हमारे शरीर पर मतलब बुरा प्रभाव डाल रहा है दोस्तों। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? वाष्पीकरण की दर को दोस्तों आपका कम करने वाला जो कारक है दोस्तों आपका नमी है। अगर मौसम में नमी रहेगी तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अतः यदि कोई बल्ब 100 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है और 20 सेकंड तक चालू रखता है, बल्ब द्वारा खपत की जाने वाली शक्ति क्या होती है दोस्तों? जो शक्ति हो जाएगी दोस्तों आपका ऊर्जा टोटल हो गया बटा मतलब भागा समय का करेंगे तो आपका दोस्तों 5 वाट हो जाएगा। P बराबर भी कार्य बराबर मतलब ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, तो उसमें समय से हम भाग कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 5 वाट दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आरेख में दर्शाया गया परिपथ में शक्ति 36 वाट है, तो आर का मान ज्ञात करें दोस्तों। आर का मान पूछ रहा है दोस्तों। आर का मान जब हम निकालते हैं ओम के सूत्र से निकालेंगे तो ये आपका 5 ओम, और यहाँ आर का मान नहीं दे रखा है, तो इसको हम निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले P बराबर VI करके निकाल लेंगे, और V का मान दे रखा है, I का मान निकालना पड़ेगा, फिर जा करके दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके निकाल लेंगे। तो इस तरह से 24 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 10 ओम दोस्तों आपका जो जिसमें मान नहीं दिया गया उसका 10 ओम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 25, तांबे की एक कॉइल का 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 450 ओम है। यदि तांबे का ताप गुणांक 0.0043 प्रति डिग्री सेल्सियस हो तो 70 डिग्री सेल्सियस कॉइल का प्रतिरोध कितना हो जाएगा दोस्तों? जो दोस्तों आपका प्रतिरोध है आपका 539.09 ओम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 26, निम्न कौन सा पदार्थ का उच्च प्रतिरोधकता होती है? उच्च प्रतिरोधकता दोस्तों आपका एबोनाइट का हो जाती है। जिसका प्रतिरोधकता उच्च होगी उसकी चालकता कम होगी, जिसकी चालकता उच्च होगी उसकी प्रतिरोधकता कम हो जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 27, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है दोस्तों। अर्थ जो होता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से दोस्तों अर्थ का हम उपयोग करते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर अर्थ मजबूत रहता है तो हमें झटके लगने की संभावना कम होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। बल्ब के फिलामेंट को, प्रश्न संख्या 28, बल्ब के फिलामेंट को डॉट प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है दोस्तों। बल्ब का जो फिलामेंट है उसका उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए उसमें पतला और लंबा बनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 29, दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनल के बीच विभव को ज्ञात कीजिए दोस्तों। जो दोस्तों ज्ञात करना है वो आपका 3 ओम हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ये सारे दोस्तों ओम का जो नियम है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों ओम का नियम। तो इस तरह से आप याद करते रहेंगे, आपका ओम का नियम अगर है तो सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 30, कई प्रतिरोधों को समानांतर में श्रेणी क्रम इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है दोस्तों? समतुल्य प्रतिरोध 1/R1 1/R बराबर 1/R1 जो 1/R2 ऐसे भी कर देंगे। R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 जो होती है दोस्तों, तो आपका चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि कर देता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों।
30 नंबर प्रश्न का प्रश्न नंबर 71, कंप्यूटर की असेंबली भाषा क्या है दोस्तों? कंप्यूटर की जो असेंबली भाषा है दोस्तों आपका बाइनरी सिस्टम में आपका कंप्यूटर की असेंबली भाषा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 32, कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप आमतौर पर निम्नलिखित में किसके बनाया जाता है? तो आईसी चिप जो है तो इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं दोस्तों उसमें, तो आपका वो सिलिकॉन की बनाई जाती है। सिलिकॉन जो है दोस्तों आपका अर्धचालक है। अर्धचालक पे अगर ताप का प्रभाव पड़ेगा तो अति उच्च ताप पर वह उसकी चालकता नष्ट हो जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 33, वर्ग बी की आग को नियंत्रित करने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं दोस्तों? वर्ग बी की जो आग होती है दोस्तों, आग को बुझाने के लिए हम CO2 का फोम का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर है आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। वर्ग बी की आग किस प्रकार की? द्रव्य से लगी हुई आग जो आपका बी प्रकार की आग हो जाती है दोस्तों। और सी जो हो जाती है गैस से लगी आग, डी जो होती है इलेक्ट्रिक से लगी आग हो जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ये सही जवाब। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से किससे बचने के लिए क्लैंप्स व टी वोल्ट से वर्क को क्लैंप किया जाता है दोस्तों? 34 कहता है किससे बचने के लिए? तो दुर्घटना से बचने के लिए क्लैंप लगाते हैं और टी क्लैंप पे सब जो भी होता है कसते हैं, तो आपका दुर्घटना ना हो इसके लिए हम क्लैंप का उपयोग करते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा उपकरण पीपीई की श्रेणी में आते हैं? पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स बोलते हैं दोस्तों। पीपीई का फुल फॉर्म होता है। तो चश्मे आते हैं, दस्ताने भी आते हैं, सुरक्षा पेटी भी आते हैं। सुरक्षा पेटी जिसका इस्तेमाल हम हैंगिंग के लिए करते हैं, कहीं से अगर ऊंचाइयों पर काम करते हैं उसमें सुरक्षा पेटी लगाते हैं। चश्मा जो होता है वेल्डिंग के समय में इस्तेमाल करते हैं। दस्ताने जो होते हैं इलेक्ट्रिक से संपर्कित जो काम होते हैं उसमें करने में, तो ये सभी के सभी हमारा पीपीई किट में आते हैं दोस्तों। हेलमेट भी आपका पीपीई किट में आते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? 36 नंबर प्रश्न में कह रहा है दोस्तों आपका कौन से कथन असत्य हैं? तो ए साइज सीट हेतु सीट की लंबाई तथा चौड़ाई का उल्लेख करना सामान्य बात होती है। ऑप्शन नंबर बी कहता है ए साइज सीट हेतु GSM मान का उल्लेख करना समान बात। GSM तो जरूरी नहीं है, इसको बोलते हैं दोस्तों GSM जो होती है उसकी मोटाई की होती है दोस्तों, उसको हम GSM बोलते हैं दोस्तों। प्रश्न ऑप्शन नंबर सी, ए साइड सीट है तो सीट के क्षेत्रफल का उल्लेख करना समान बात। सीट का क्षेत्रफल क्यों देंगे? ए साइड जो सीट होती है उसकी ऑलरेडी डायमेंशन दी हुई रहती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ये सभी के सभी गलत है दोस्तों। प्रश्न संख्या 37, गुणवत्तापूर्ण ड्राइंग शीट का प्रयोग निम्नलिखित इसको ध्यान में रखकर किया जाता है दोस्तों। गुणवत्तापूर्ण जो ड्राइंग शीट होती है दोस्तों उसमें साफ सुथरी ड्राइंग होनी चाहिए और पेंसिल की स्याही की प्रकृति भी सही होनी चाहिए। कठोर पेंसिल है तो धुंधला दिखाई देगा और अगर सॉफ्ट पेंसिल है तो आपको डार्क दिखाई देगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट की इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या विशेषता है? ड्राफ्टिंग जो टेम्पलेट होती है दोस्तों ना, उसमें कई एक प्रकार का एक बॉक्स होता है, उसमें कई एक प्रकार की आकृति बनी होती है। जैसे हम कंप्यूटर में यूज करते हैं तो त्रिभुज का अगर डिजाइन बनाना है तो सीधा वहाँ से सर्कल उठा लेते हैं त्रिभुज के डिजाइन का और उसको उठा करके पेस्ट करते हैं तो त्रिभुज बन जाती है दोस्तों। तो इस पर आयताकार, वर्गाकार, वृत्त एवं षटभुज आदि बनी होती है दोस्तों। प्रश्न संख्या 38 का रही है। और ड्राफ्टिंग टेम्पलेट एक पारदर्शी प्लास्टिक की शीट होती है, इस पर आयताकार वर्गाकार सभी प्रकार की आकृति बनी होती है, मतलब उपयुक्त में से सभी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39, दीर्घवृत्त के लिए उत्केंद्रता का मान कितना होता है दोस्तों? उत्केंद्रता जो होता है दोस्तों उसका मान हो जाता है दोस्तों आपका ई इज लेस देन 1, मतलब ई जो होता है दोस्तों आपका उत्केंद्रता 1 से छोटा होता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित कौन सी बहुभुज है? बहुभुज बोल रहा है दोस्तों, मतलब ये आकृति देख किस प्रकार की वो है, तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये दोस्तों आपका इस प्रकार का अष्टभुज है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर है आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, अष्टभुज है दोस्तों। प्रश्न संख्या 41 है, कोई एक ऐसा वक्र है जो किसी वृत्त की परिधि के अंदर या बाहर किसी नियत बिंदु द्वारा तब बनता है जब वृत्त एक सरल रेखा पर घूमता है दोस्तों। जब सरल रेखा पर घूमेगी दोस्तों तो आपका त्रोचोइड बनेगा दोस्तों आपका। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 42 है, ISI ने विभिन्न प्रकार की रेखाओं को उनकी माप के आधार पर समूह में विभाजित किया है। निम्न रेखा समूह से 0.5 में बी टाइप की रेखा की माप कितनी होती है दोस्तों? 0.5 में बी टाइप की रेखा की माप होती है दोस्तों 0.2 mm हो जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 43, यदि एक रेखा बीपी के लंबवत वर्टिकल पोल के लंबवत है और हॉरिजॉन्टल पोल के समानांतर है तो इसके समानांतर दृश्य क्या होगी दोस्तों आपका? तो यह एक बिंदु हो जाएगी। बिंदु को दोस्तों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के रूप में ही दिखाते हैं, चाहे बिंदु हो चाहे एक लाइन हो, उसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के रूप में दिखाते हैं दोस्तों।
प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन का चयन करें। कटिंग प्लेन वर्टिकल प्लेन हो सकता है दोस्तों। जो कटिंग प्लेन जो होता है दोस्तों आपका वर्टिकल प्लेन हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। कटिंग प्लेन सदैव क्षैतिज प्लेन होता है। कटिंग प्लेन जो बोल रहा है दोस्तों आपका, हमको टी स्क्वायर से निकालते हैं। कटिंग प्लेन हॉरिजॉन्टल एवं वर्टिकल दोनों हो सकते हैं दोस्तों। कटिंग प्लेन वर्टिकल की ओर झुका हुआ हो सकता है। प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करके दोस्तों हम उसे वर्टिकल प्लेन नहीं हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका कटिंग प्लेन सदैव क्षैतिज प्लेन होगा, ये कहना गलत हो सकता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका असत्य है दोस्तों। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से N7 ग्रेड की सरफेस वैल्यू कितना होती है दोस्तों। सरफेस वैल्यू जो दोस्तों आपका सबसे बड़ा से फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा। तो इस तरह से हम 12.5 से शुरू करते हैं और आते आते लास्ट में दोस्तों आपका ये 1.6 हो जाएगी दोस्तों। ये सबसे कम हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। कि प्रश्न संख्या 46, किसी राशि के लिए ज्ञात मानक तथा मापन युक्ति की माप के 20 संख्यात्मक तुलना करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों। जो है दोस्तों आपका अंश शोधन कहलाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। और नवीकरणीय जो स्रोत है दोस्तों आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 49, जैव ऑक्सीजन मांग जो होता है, बायोनॉमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है, बायोनॉमिनल ऑक्सीजन डिमांड जिसको बोलते हैं दोस्तों, किसके लिए एक मानक उपकरण है दोस्तों। तो है दोस्तों आपका उच्च तुंगता क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तरों का आंकलन के प्रमाण के लिए BOD का गठन किया जाए दोस्तों। मतलब कितना ऑक्सीजन लेवल वहाँ का है दोस्तों। और इस श्रृंखला का आखिरी प्रश्न कहता है दोस्तों 50 नंबर प्रश्न आप सभी के लिए। अगर डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे दोस्तों। चलिए आखिरी प्रश्न लेते हैं इस श्रृंखला का। प्रश्न संख्या 50, दो कणों के द्रव्यमान क्रमशः M1 और M2 है तथा प्रारंभिक वे क्रमशः U1 U2 है। टक्कर के पश्चात कण का ई ऊर्जा अवशोषित कर यदि कणों के अंतिम वेग V1 V2 है तो कह रहा है किस प्रकार से। तो गतिज ऊर्जा को निकालते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट में दोनों पिंड का निकालते हैं 1/2 M1 U1 स्क्वायर जो प्लस 1/2 M2 U2 स्क्वायर माइनस ऊर्जा बटा 1/2 M1 V1 स्क्वायर बटा M2 प्लस M2 V2 स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो आज की श्रृंखला समाप्त होती है। अगर श्रृंखला का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो पुनः हमारे चैनल को एक बार अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।